बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कार्नोट इंजन जो है ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। एक्चुअली हीट इंजन्स जो हैं इनकी एफिशिएंसी बहुत टेरेबल है। आप अगर देखें तो हीट इंजन्स जो हैं गैसोलीन बेस्ड इंजन्स, पेट्रोल बेस्ड इंजन्स, ये अब इनको मिलने वाली जो केमिकल एनर्जी है उनका 75 to 85% ज़ाया कर देते हैं। व्हीकल को मूव करने के लिए सिर्फ 20 से 25% ऑफ केमिकल एनर्जी जो है वो यूज होती है। तो इस इंजन की एफिशिएंसी इतना कम होना, इतना टेरेबल होना, इट इज नॉट गुड। सादी कार्नोट 1821 में यही सोच रहे थे कि व्हाई दीज हीट इंजन्स आर सो टेरेबल इन एफिशिएंसी, इनकी थर्मल एफिशिएंसी इतनी कम क्यों है। तो उन्होंने ये सोचा कि क्या हमारे पास ऐसे हीट इंजन पॉसिबल हैं जिनकी एफिशिएंसी बढ़ाई जा सके। तो उनके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आए। वन, कि हीट इंजन्स में जो लॉसेस हो रहे हैं वो इंटरनल फ्रिक्शन की वजह से हो रहे हैं, उनको ओवरकम किया जा सकेगा या नहीं ओवरकम किया जा सकेगा। और दूसरा, वही हीट एलटीआर को भी जा रही है या इंजन के डिफरेंट पार्ट्स से भी लूज हो रही है। तो ऐसा हीट इंजन जिसमें लॉसेस ना हो और फ्रिक्शन के अगेंस्ट लॉसेस ना हो, तो उसकी एफिशिएंसी उस वक्त के मौजूद या अभी तक के मौजूद हीट इंजन से कहीं ज़्यादा होगी। तो उन्होंने हाइपोथेसाइज किया कार्नोट इंजन को। तो कार्नोट इंजन इज अ हीट इंजन व्हिच हैज मैक्सिमम एफिशिएंसी। रिमेंबर, उसकी एफिशिएंसी 100% से कम है, क्योंकि ऐसा इंजन जिसकी एफिशिएंसी 100% होगी दैट इज एन आइडियल हीट इंजन। सिर्फ आइडियल हीट इंजन की एफिशिएंसी 100% के बराबर होती है। अब कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी किसी भी रियल हीट इंजन से ज्यादा होने की वजह क्या है? क्योंकि इट इज फ्री फ्रॉम हीट लॉसेस, इट इज फ्री फ्रॉम फ्रिक्शन। अब ये हीट लॉसेस कहाँ पे हैं? तो अगर आप देखें, ये कार्नोट इंजन का एक सिंपल सा डिजाइन है। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि इसका पिस्टन फ्रिक्शनलेस भी है और वेटलेस भी है। समझ आ रही? वेटलेस होने की वजह से जो प्रेशर होगा वो एक्सटर्नल प्रेशर होगा, पिस्टन का प्रेशर नहीं होगा। तो ये गैस जब एक्सपेंड करेगी तो ये वर्क डन करेगी, तो पिस्टन के फोर्स के खिलाफ कोई भी वर्क डन, क्योंकि पिस्टन का कोई भी वेट नहीं है। अगर पिस्टन का वेट होगा तो फिर इसको एनवायरनमेंट और पिस्टन दोनों के खिलाफ वर्क डन करना पड़ेगा, इसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। फिर इसकी जो वॉल्स हैं वो परफेक्टली डायाथर्मल है, यानी इन वॉल से कोई भी हीट एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इन एंड आउट कोई भी हीट ना आ सकती है ना जा सकती है। लेकिन इसकी जो बेस है वो परफेक्टली कंडक्टिंग बेस है, यानी जितनी भी हीट इंटर होगी बेस हीटअप नहीं होगी। जो भी हीट इंटर या लीव करेगी बेस से करेगी, लेकिन वो बेस हीटअप नहीं होगी। वो सारी हीट ट्रांसफर करेगी किसको? वर्किंग सब्सटेंस को। यहाँ पे जो वर्किंग सब्सटेंस है दैट इज बेसिकली आइडियल गैस। ये क्योंकि हाइपोथेसाइज कर रहा है, तो यहाँ पे जो वर्किंग सब्सटेंस होगा वो क्या होगा? आइडियल गैस होगी। तो अब आपको समझ आया होगा कि फ्रिक्शन भी नहीं है और हीट लॉसेस भी नहीं है, क्योंकि हीट लॉसेस कहां से आते हैं? इन वॉल्स से हीट लूज होती है और बेस भी हीट एब्जॉर्ब करती है, वॉल्स भी हीट एब्जॉर्ब करती हैं। तो इसका जो हीट इंजन है वो इस किस्म के हीट लॉसेस से मुबर्रा है, उसमें इस किस्म के कोई भी हीट लॉसेस नहीं होंगे। ठीक है, ओके। अब कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी किसी भी रियल हीट इंजन से ज्यादा है। दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड कार्नोट थ्योरम। इस स्टेटमेंट को क्या कहते हैं? एफिशिएंसी ऑफ एनी द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज ग्रेटर देन एनी रियल हीट इंजन। दिस इज कॉल्ड कार्नोट थ्योरम। और उसकी वजह मैंने यहाँ पे बताई, इट इज फ्री फ्रॉम हीट लॉसेस, इट इज फ्री फ्रॉम फ्रिक्शन। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल है कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल बेसिकली 4 स्टेप्स पे मुश्तमिल है। 2 एक्सपेंशंस हैं, एडियाबैटिक और आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। 2 कंप्रेशंस हैं, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। तो जितना सिस्टम एक्सपेंड हुआ उतना ही
कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो क्या ये साइक्लिक प्रोसेस नहीं होगा? ये साइक्लिक प्रोसेस है क्योंकि ये क्या है, कार्नोट साइकिल है, और क्योंकि ये साइकिल है तो इट मींस इट इज साइक्लिक प्रोसेस, और अगर ये साइक्लिक प्रोसेस है तो इट मींस द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज, सो वही जो हमने हीट इंजन में पढ़ा था, वर्क डन विल बी इक्वल टू डेल्टा Q व्हिच इज Q1 माइनस Q2, याद है कि नहीं? तो वर्क डन की सेम इक्वेशन हमारे पास आएगी जो हमारे हीट इंजन के लेक्चर में आ रही थी। अच्छा, इस साइकिल को जरा स्टडी करते हैं, कार्नोट साइकिल को। तो पहले हम आइसोथर्मल एक्सपेंशन को स्टडी करेंगे। अब एक्सपेंशन में क्या होगा, हमें सिस्टम को हीट देनी पड़ेगी ताकि वो एक्सपेंड करे, लेकिन इस दौरान सिस्टम का टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो आप देखो, आपने सबसे पहले क्या किया, हीट इज गिवन टू द सिस्टम, डेल्टा Q पॉजिटिव मींस हीट इज गिवन टू द सिस्टम कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है। तो इस प्रोसेस में बेसिकली क्या होगा कि जब आप हीट दोगे तो सिस्टम का प्रेशर इंक्रीज होगा फ्रॉम P1 टू P2, और इस दौरान क्योंकि सिस्टम एक्सपेंड हो रहा है तो वॉल्यूम विल आल्सो इंक्रीज फ्रॉम, बट इंटरनल एनर्जी क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इट रिमेंस कांस्टेंट। अगर ये U1 है तो U1 ही रहेगी, अगर टेम्परेचर T1 है तो T1 ही रहेगा, ठीक है। इस प्रोसेस के दौरान वर्क डन होगा, इस प्रोसेस के दौरान पॉजिटिव वर्क, सम वर्क इज डन बाय द सिस्टम, क्योंकि सिस्टम एक्सपेंड हुआ है तो पॉजिटिव वर्क डन हो गया। समझ आ गई बात? अच्छा, फिर इसके बाद होगा एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या सिचुएशन है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन में नो हीट एंटर्स आर लीव्स द सिस्टम, ठीक है। अब क्योंकि सिस्टम एक्सपेंड होगा तो वॉल्यूम, और ये एक्सपेंशन क्यों होगा, क्योंकि हम सिस्टम पर प्रेशर कम कर देंगे, प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन आएगा, प्रेशर को हमने P2 तक, मतलब प्रेशर इंक्रीज हुआ था P2 तक, अब ये P2 से कहां चला जाएगा, P3 में चला जाएगा, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन वॉल्यूम V2 से V3 तक फर्दर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और अब व्हाट अबाउट द टेम्परेचर, टेम्परेचर डिक्रीज होकर T1 से T2 तक चला जाएगा क्योंकि एक्सपेंशन आया है। एक्सपेंशन के दौरान सिस्टम ने अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज किया है सिस्टम को एक्सपेंड करने के लिए, तो उसकी इंटरनल एनर्जी कम हुई, टेम्परेचर भी कम हुआ, तो इंटरनल एनर्जी आल्सो डिक्रीजेस फ्रॉम U1 टू U2, ये इसकी इंटरनल एनर्जी में भी कमी आ गई, ठीक है। नाउ वर्क इज डन एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। यहाँ पर जो वर्क डन हुआ है वो इंटरनल एनर्जी की वजह से हुआ है, लेकिन अभी भी वर्क डन क्या है, पॉजिटिव है। अब दो एक्सपेंशंस हो चुके हैं। अच्छा, अगर मैं ये कह दूं कि यहाँ पे हीट तो हमने दी है, लेकिन इस दौरान Q1 अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम में इंटर हुई, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में जो हीट सिस्टम में इंटर हुई है, दैट हीट इज Q1 अमाउंट ऑफ हीट दैट सिस्टम हैज एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द हीट रिजर्वायर। इसको हमने हीट सोर्स पे रखा है, इससे हीट Q1 अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब कर ली थी, ठीक है। अब थर्ड स्टेप में आइसोथर्मल कंप्रेशन आ जाएगा। और फोर्थ स्टेप में एडियाबैटिक कंप्रेशन आ जाएगा। अच्छा, आइसोथर्मल कंप्रेशन में अब आप क्या करेंगे, आप सिस्टम को कंप्रेस करेंगे, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे वर्क डन हुआ तो उसका प्रेशर इंक्रीज होगा, वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा और टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अब सिस्टम पे मैंने वर्क डन किया तो उसकी इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज आएगा, उसके टेम्परेचर में इंक्रीज आएगा। लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि टेम्परेचर इस दौरान
कांस्टेंट रहे, तो फिर मैं सिस्टम को एलटीआर पे रख दूंगा। एलटीआर पे रखूंगा तो सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा है, वो एलटीआर पे रखेगा तो उसमें से हीट बाहर निकल जाएगी, तो ये Q2 अमाउंट ऑफ हीट लूज करेगा। पहले अगर इसने Q1 अमाउंट ऑफ हीट गेन की थी तो अब ये Q2 अमाउंट ऑफ हीट रिलीज कर देगा। नेगेटिव साइन के साथ मैंने शो कर दिया कि Q2 अमाउंट ऑफ हीट विल एग्जिट द सिस्टम, यहां से Q2 अमाउंट ऑफ हीट बाहर निकल गई। तो इस दौरान टेम्परेचर कहां तक पहुंचा हुआ था, T2 तक पहुंचा हुआ था, तो टेम्परेचर T2 रिमेन्स कांस्टेंट। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखने की वजह से इंटरनल एनर्जी आल्सो स्टेज एट U2 रिमेन्स कांस्टेंट, बट द प्रेशर इंक्रीजेस फ्रॉम P3 टू P4, क्योंकि यहाँ पे इनिशियली प्रेशर कितना था, P3 हो चुका था, अब वो इंक्रीज होके P3 से क्या चला गया P4, और वॉल्यूम V3 से डिक्रीज होके कहाँ आ गया, V4 पे आ चुका है। ठीक है, इस दौरान वर्क डन ऑन द सिस्टम इज टेकन एज नेगेटिव, द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, कंप्रेशन हुआ है, वॉल्यूम कम हुआ है, तो वर्क डन नेगेटिव। ठीक है, अब कंप्रेशन की तरफ आते हैं। तो एडियाबैटिक कंप्रेशन में नो हीट एंटर्स आर लीव्स द सिस्टम। ठीक है, अब क्योंकि सिस्टम को कंप्रेस किया गया, यानी उसके ऊपर वर्क डन किया गया, तो उसकी इंटरनल एनर्जी में इजाफा होगा, लेकिन क्या कोई हीट एंटर या लीव कर सकती है सिस्टम को, तो फिर मतलब टेम्परेचर बढ़ा है, टेम्परेचर भी बढ़ा है और इंटरनल एनर्जी भी बढ़ी है। तो अब टेम्परेचर वापस T2 से क्या हो जाएगा, T1 इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, T1 तक इंक्रीज होगा क्योंकि एक साइकिल कंप्लीट होने वाला है, सिस्टम को वापस अपनी ओरिजिनल हालत में आना पड़ेगा। तो टेम्परेचर इंक्रीजेस फ्रॉम T2 टू T1, इंटरनल एनर्जी आल्सो इंक्रीजेस फ्रॉम U2 टू U1। इस दौरान प्रेशर फर्दर इंक्रीजेस फ्रॉम P4 टू P1 नॉट P5। P1 क्योंकि सिस्टम इनिशियली T1 स्टेट में था, एंड वॉल्यूम फर्दर डिक्रीजेस फ्रॉम V4 टू V1। तो देखिए सिस्टम के इनिशियल पैरामीटर्स T1 P1 V1 U1, फाइनल पैरामीटर्स भी T1 U1 P1 V1 है। एक साइकिल कंप्लीट हो गया। अब इस दौरान इसने कितनी हीट एब्जॉर्ब की थी, इफ यू रिमेंबर, यहां पे मैं लिख देता हूं, सिंबल चेंज कर देता हूं, Q1 अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब की थी, याद है, और इस दौरान Q2 अमाउंट ऑफ हीट यूज की है। ठीक है, तो इसने Q1 एब्जॉर्ब किया, Q2 लूज कर दिया। इसी का डिफरेंस किसके बराबर है, Q1 माइनस Q2 वर्क डन के बराबर है। ठीक है, तो अगर आप इसका ग्राफ अब ड्रॉ करें, तो पीवी कर्व इसकी ड्रॉ करते हैं, ट्रेस करते हैं कि पीवी कर्व से हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, यानी प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ से। तो यहां पे वॉल्यूम, यहां पे प्रेशर। अच्छा, सिस्टम का इनिशियल स्टेट प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1 और टेम्परेचर है T1। यहां से स्टार्ट कर दें। ठीक है, ये स्टेट है P1 V1 और T1, स्टेट वेरिएबल्स मैंने शो कर दिए। नाउ द सिस्टम विल अंडरगो आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन में आएगा, तो मैं यहां पे ड्रॉ कर देता हूं एक आइसोथर्म। तो अब ये स्टेट P2 V2 T2 में चला गया। उसके बाद एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा एक एडियाबैट लाइक दिस। इफ यू रिमेंबर, एडियाबैट इज मोर स्टीपर देन आइसोथर्म। एडियाबैट की स्लोप ज्यादा थी और आइसोथर्म की स्लोप कम थी। ठीक है, तो अब सिस्टम आ गया P3 V3 और T, हमने ये आइसोथर्म था तो यहाँ पे T1 ही रखा, अब ये T2 में आ गया। उसके बाद आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन होगा तो वॉल्यूम वापस इंक्रीज होगा, तो इसको वापस पीछे लेके जाते हैं, वॉल्यूम को इंक्रीज करना है और प्रेशर को डिक्रीज करना है, तो वॉल्यूम फर्दर इंक्रीज हो जाएगा और प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और डिक्रीज हो जाएगा और वॉल्यूम, ये हो गया आइसोथर्म, यानी आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ये हो गया
एडियाबैटिक एक्सपेंशन और अब आइसोथर्मल कंप्रेशन है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो अब वॉल्यूम डिक्रीज हो गया और प्रेशर इंक्रीज हो गया और फाइनली हमारे पास एडियाबैटिक कंप्रेशन आया जिसमें प्रेशर फर्दर इंक्रीज होगा। ये देखें प्रेशर अपने इंक्रीज की तरफ जा रहा है और वॉल्यूम फर्दर डिक्रीज हो जाएगा। तो ये साइकिल है हमारे पास, पहले सिस्टम इस स्टेट में गया, फिर सिस्टम इस स्टेट में गया, अब सिस्टम वापस आ रहा है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, क्योंकि ये आइसोथर्मल कंप्रेशन है तो कोऑर्डिनेट्स हैं P4, V4 और T2 और इसके बाद सिस्टम वापस अपने इनिशियल स्टेट में आ जाता है। ठीक है, ये आपके पास फाइनली एडियाबैटिक कंप्रेशन आ जाएगा। दिस इज योर एडियाबैटिक कंप्रेशन। अच्छा, इस ग्राफ का एरिया हमें क्या देगा? द ग्राफ बिटवीन P and V, एरिया ऑफ द ग्राफ इज ऑलवेज इक्वल टू वर्क डन। इस ग्राफ का एरिया हमेशा वर्क डन देगा। तो अब अगर हम इस प्रोसेस की थर्मल एफिशिएंसी को कैलकुलेट करें तो लुक एट द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस। Efficiency is the ratio of output to input. आउटपुट में हमें क्या मिला? वर्क डन। और इनपुट में क्या दिया हमने? Q1 amount of heat supply की। वर्क डन is Q1 minus Q2 and the input amount of heat is Q1. So eta is equal to, if you split the LCM, you get eta is equal to 1 minus Q2 by Q1। अब बताएं अगर Q2 0 हो जाता है तो anything divided by 0 divided by anything is also 0 and 1 minus 0 is 1 multiply with 100%। तो ये तो आइडियल इंजन बन जाएगा ना। तो क्या कार्नोट इंजन में Q2 0 हो सकता है? नहीं, लेकिन Q2 अब जितना कम होगा उतनी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। तो आप नोटिस करो कि हीट इंजन की और इसकी एफिशिएंसी की डेरिवेशन बिल्कुल सेम है, क्योंकि वो भी हीट इंजन था, ये भी हीट इंजन है। और ये भी मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि हीट की रेशो टेम्परेचर की रेशो के बराबर होती है। तो आप हीट की टर्म्स में भी और टेम्परेचर की टर्म्स में भी एफिशिएंसी को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।